हमारे साथ इतने लोग ये प्रोग्राम देखेंगे जिनमें काफ़ी लोग ट्रांसजेंडर्स हैं जो सामने आने में डरते हैं या इस एक्सेप्टेंस से डरते हैं कि अगर हमने ये डिक्लेयर कर दिया तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका ट्रांसजेंडर का कोई एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऐसा बताइए कि क्या ट्रांसजेंडर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि ये ईश्वर के नज़दीक होते हैं? देखो वैक्या मुझे सेमी सेमी गॉड कहा जाता है। मुझे सेमी गॉड है क्योंकि शिव के गण, है ना? और हम देवता उपदेवता जैसे अब उर्वशी, रंभा, मेनका, तो हम देव कन्याएँ भी हुआ करते हैं, ठीक है? जब तक हम अपनी विज़िबिलिटी दिखाएँगे नहीं, कब तक हम हिडन रहेंगे? जब तक मैं अपनी विज़िबिलिटी दिखाऊँगी नहीं, तब तक मेरी वजूदगी दिखेगी नहीं। कि कब तक हम हिडन, आपको ईश्वर ने बनाया, आप जैसे भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई मूरत है, ईश्वर ने आपको बना रखा है, तो हमें अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, खुल के सामना करना चाहिए और जब तक हम खुल के सामना नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज की विज़िबिलिटी नहीं दिखेगी। आज हमारे समाज की विज़िबिलिटी नहीं दिख रही है, तभी तो इतना बड़ा हमारे सामने चैलेंजेस भी है और जिस दिन विज़िबिलिटी दिख जाएगी, तो शायद ये चैलेंजेस भी बहुत कम हो जाएँगे। कि जब शिव और शक्ति का मिलन एक ही शरीर में हो जाता है, एक ही जने में हो जाता है, तो वो ज़्यादा नज़दीक होता है ईश्वर के। इसके बारे में कुछ बताएँ आप? वाक़ई में, सही कहा आपने कि जब शिव और शक्ति, मेल और फीमेल की विज़ुअलिटी मिलती है, तो ईश्वर के करीब होता है क्योंकि आप देखा जाए सती की जितनी पूजा-पाठ थी, वो किन्नरी करा करती थी। क्योंकि जब सती के 51 टुकड़े किए गए थे, जब सती हुई थी वो राजा दक्ष के यहाँ पर, तो राजा दक्ष के यहाँ जब सती हुई तो उन्होंने जब शिव जी उसके जो मृत शरीर को लेकर के जब घूमे थे, विष्णु जी ने अपने चक्र से जब जी। वो उसके टुकड़े करे, तो जहाँ-जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ 51 शक्तिपीठ हुआ। तो ना तो पुरुष ना औरत उसके करीब सती की जा सकती है। तो किन्नर एक ऐसा था जिसकी आत्मा इतनी पवित्र हुआ करती थी, जिसमें कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। तो वो इतने करीब हुआ करती थी, उस देवी की पूजा करने के लिए उनको सामर्थ्य बनाया गया था। 2011 के बाद में कोई जनगणना ही नहीं हुई थी। फिर 2013 के अंदर वापस से एक यूएनडीपी के साथ मिलके हम लोगों ने एक वापस से कमिटी लोगों ने एक जनगणना शुरू करी, तो जाके एक सेंसर डाटा निकल के आया जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सबमिट किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को एक जेंडर को रिकॉग्नाइज करके ट्रांसजेंडर बड़ा सुंदर शब्द दिया गया कि जिसमें मेरे जेंडर्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लिए गए थे। हम लोग पहले सिर्फ किन्नर और हिजड़ा को ही आइडेंटिफाई कर रहे थे, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन, जोगती, अरवानी, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, जोगता, मंगलामुखी, अरवानी, बहुत सारे डेफिनेशंस को क्लियर किया, तब पता चला कि मेरे को मेरा वजूद मिला। तो सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आप क्या कुछ सेमिनार्स और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि स्कूल्स में आप जागरूकता बढ़ाएँ, कॉलेजेस में बढ़ाएँ कि बेसिक लेवल पे लोगों में एक्सेप्टेंस बच्चों में बढ़ाई जाए, जो हाँ, उनकी बिल्कुल ठीक मान्यता कह है? रहे हैं आप, क्योंकि जब तक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स नहीं हुए, जब तक हम अपने वजूद का, हम ट्रांसजेंडर्स की डेफिनेशंस को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम कहते हैं ना कि एक विद्यालय ही, एक कॉलेजेस ही, एक वो मंदिर होता है जहाँ बच्चों को एजुकेटेड किया जाता है और हम वहाँ जा करके हम वो कैंपेन करते हैं और उस कैंपेन के माध्यम से बच्चों को बताएं ट्रांसजेंडर है क्या, यानी एक जेंडर से दूसरे जेंडर तक की जर्नी को कंप्लीट करना ही ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं, ट्रांसजेंडर का हूबहू कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इस तरह की जब हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, तो बहुत सारे सवाल कॉलेज में, स्कूल में बच्चों के साथ निकल के आते हैं और वही एक चीज़ें मुहिम होती है कि हम किस तरह और मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेंस लेके आएँ। नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीके राज। आज हमारे साथ है पुष्पा जी। पुष्पा जी एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और आज का एपिसोड उनकी स्ट्रगल्स, ट्रांसजेंडर राइट्स
और उनकी क्या जर्नी रही है, कितनी स्ट्रगल्स उन्होंने की हैं, उसके ऊपर। तो आइए मिलते हैं पुष्पा जी से। नमस्कार, नमस्कार पुष्पा जी। नमस्कार। मेरा नाम पुष्पा माई है और मैं पुष्पा से पुष्पा माई बनने तक का जो आज हम बातचीत करेंगे और मैं किनारा अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हूँ और इलेक्शन डिपार्टमेंट की स्ट्रीट आइकॉन भी हूँ और साथ में नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और ट्रांसजेंडर पुलिस प्रोटेक्शन सेल की रिसोर्स पर्सन भी हूँ। साथ में नई भोर संस्था की फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ और बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करती हूँ। और फिलहाल अभी जयपुर के अंदर मैं 2 शेल्टर होम रन कर रही हूँ, एक गरिमा गृह और एक आश्रय स्थल। अच्छा, पुष्पा जी नई भोर अ, संस्था के बारे में कुछ बताइए? देखो, नई भोर संस्था एक कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका गठन 2007 में 7-8 में हुआ था और नई भोर संस्था बेसिकली कमिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ वी कम्युनिटी और बी कम्युनिटी हम कमिटी के लिए काम करेंगे और कम्युनिटीज़ के लिए काम करेंगे। यही एक लक्ष्य लेके हम लोगों ने जब 2007 में हटा। मैं 2005 से जब समझा समाज के लिए काम करने संगठन बनाना शुरू किया, उससे पहले मैं 2002 में किसी और एनजीओ के साथ में एज ए वॉलंटरी काम करा करती थी और 2005 के बाद अपना संगठन बना करके और 2007 में अपनी संस्था को रजिस्ट्रेट करवा दिया और उसके बाद में नई भोर बेसिकली स्किलिंग, लाइवलीहुड और एजुकेशन वगैरह पे ज़्यादा काम करती है और समाज को बेहतर तरीके से जीवन जीने का एक तरीका से बताती अच्छा, तो पुष्पा जी ट्रांसजेंडर राइट्स के स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए? है। देखो, समाज का सबसे बड़ा वजूद तो ये था कि समाज में मुझे इंसान ही नहीं माना गया था पहले तो। तो जब हमने काम करना शुरू किया 2005 में काम करना शुरू किया तो हमने देखा कि कितना सारा स्ट्रगल और लाइफ में सिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, हरासमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे कैसे फेस किया जाए। तो उस समय HIV प्रिवेलेंस का जब प्रोग्राम चल रहा था तो हम लोग सब नेशनल मीटिंग्स भी हुआ करती थी, तो हर स्टेट के लोग आया करते थे। हमने जब नेशनल मीटिंग करना शुरू किया तो जब हम नेशनल लोग पे जब मिलते थे तो हमने देखा तो उन्होंने वापस बाकी थोड़ा बड़ा गंभीर विषय है कि हमारे समाज के जो ट्रांसजेंडर था तब तो पहले किन्नर हिजड़ा ही कहा जाता था, तो उनको कैसे हम लोग लाइवलीहुड के साथ जोड़ पाए, कैसे गए। तो 2012 के अंदर एक पिटिशन को दायर किया गया। जब पिटिशन दायर करी गई आनंद ग्रोवर सर के साथ में, तब हमने देखा कि कैसे अपने वजूद की लड़ाई को लड़े। तो जब उन्होंने वो लड़ाई लड़ी तो उन्होंने कहा कि आपका सेंसर डाटा नहीं है, क्योंकि वाकई में हमारी कोई जनगणना ही नहीं थी, क्योंकि हमें हमारा कोई सेंसर डाटा भी नहीं था। तो जब वो सेंसर डाटे को किया गया तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने उसका कहा कि आप कितने लोग ही नहीं है। तो 2011 के बाद में कोई जनगणना ही नहीं हुई थी। फिर 2013 के अंदर वापस से एक यूएनडीपी के साथ मिलके हम लोगों ने एक वापस से कमिटी लोगों ने एक जनगणना शुरू करी। तो जाके एक सेंसर डाटा निकल के आया जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाके सबमिट किया, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को एक जेंडर को रिकॉग्नाइज करके ट्रांसजेंडर बड़ा सुंदर शब्द दिया गया कि जिसमें मेरे जेंडर्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस लिए गए थे। हम लोग पहले सिर्फ किन्नर और हिजड़ा को ही आइडेंटिफाई कर रहे थे, पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन, जोगती, अरवानी, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, जोगता, मंगलामुखी, अरवाणी, बहुत सारे डेफिनेशंस को क्लियर किया, तब पता चला कि मेरे को मेरा वजूद मिला। अब 2014 के बाद में जब हमें लगा कि हमें एक मजबूताई मिली, पर जब 2014 का वजूद मेरे को वोट देने का अधिकार तो मिला एक दिन का, पर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का मौका कैसे मिला जाए, तो हर स्टेट के अंदर एक ट्रांसजेंडर बोर्ड बनना था। तब जाके हमने वापस पहल शुरू की और 2016 के अंदर राजस्थान में 26 अगस्त 2016 को जाके ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें मंत्री महोदय उसके अध्यक्ष थे और मैं उसकी मेंबर थी। और बाकी करीबन करीबन 25 एक डिपार्टमेंट जो थे जो उसके ट्रांसजेंडर बोर्ड के साथ में सम्मिलित थे। और जब वो बोर्ड बनने के बाद हमें लगा कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था भी हमारे लिए होनी चाहिए। हुँ, तो देखो, एक लड़ाई वापस 2014 से लेके 2018-19 तक एक वापस लड़ाई लड़ी अच्छा। कि किस तरह हमारे लिए कानून बनना चाहिए।
आखिर वो कानून भी पास हुआ 2019 के अंदर ट्रांसजेंडर एक्ट भी आ गया। अब देखो 5 साल हमें लग गए 2014 से लेके 2019 तक को, 5 साल के लिए हमने वो लड़ाई लड़ी और वो अपने अपने एक्ट को भी लेके आए। और एक्ट के बाद में फिर 1 साल लग गया उसके रूल्स को लागू करने के लिए। फिर 2020 में रूल्स भी आ गए। तो ये बड़ा लंबी लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि समाज को कुछ न कुछ हासिल करने के लिए पहले लड़ाई लंबी होती है, फिर बाद में आसान हो जाती है। तो वो जो कानून बना और कानून में बहुत सारी जो डेफ सी चीज़ें थी, उसको क्लियर किया 2019 के अंदर जो एक्ट आया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की बात करी गई है कि 6 महीने से 2 साल तक का सज़ा का प्रावधान भी किया है। अपनी जेंडर आइडेंटिटीज़ को बनाने की बात करी गई है। उसके अंदर कोई अपने नामों को चेंज करने का प्रावधान लेके आया है। कहीं वर्किंग प्लेस में मेरे साथ कुछ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए कानून का एक प्रावधान लिया गया है। पर कई चीज़ों पे भी बातें की गई है कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मुझे फैमिली में कहीं प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो वो कानून 2019 का बहुत बड़ा जाहिर सा उसका जो रूल्स भी 2020 में बने, वो वाक़ई में 4 साल के अंदर और अच्छे से इम्प्लीमेंट होके काम कर भी कर रहे हैं। अच्छा। पुष्पा जी, ट्रांसजेंडर के एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने क्या लड़ाई लड़ी? वर्क प्लेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ने को मिले और रेगुलर जॉब्स में उनको देखो अपॉर्चुनिटी मिले। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको ना, सोशल एक्सेप्टेंस अभी बहुत बाकी है, ठीक है? कि जब तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हुई, पहली पहली चीज़ तो एक्सेप्टिंग फॉर द फैमिली, जब परिवार भी स्वीकारता नहीं है, तो दूसरे की क्या ज़िम्मेदारी है? तो एक्सेप्टिंग्स बड़ी बड़ी चीज़ है, और जब सोशल एक्सेप्टिंग होगी तो ये डिस्क्रिमिनेशन वाला सवाल ही नहीं उठेगा कि जॉब की बात ही नहीं की जाएगी, जब जहाँ पर एक्सेप्टिंग की बात करें। फिर भी अगर हमने देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा अभी 15 दिन 20 दिन पहले ही मेरा एक आर्टिकल आया था जिसमें हमने जॉब का 135 करीब 185 लोगों ने जो जॉब कैरियर को लेके लोगों ने रचे, जिसमें 35 राजस्थान के लोग थे जिन्होंने जॉब कैरियर्स में अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, पर अभी तक कहीं उनका कैरियर को लेकर के सही नहीं है। फिर भी हमने इतनी जॉब को लेकर के जो इस तरह आप कह रहे हैं कि आपने पैरवी की है, तो हम लोगों ने जब गरिमागृह स्टार्ट किया तो हमने बहुत सारे हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी जगह पे हमने बहुत ज़्यादा रेफर किया था, जहाँ पर आज भी हिंदुस्तान जिंक में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और टाटा स्टील में बच्चे काम कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन्स, और हिंदुस्तान जिंक और इसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट है। और साथ में वेदांता के जो बहुत सारे होटल इंडस्ट्रीज है, जैसे ललित है, आईबी विश्व है या ताज ग्रुप है, अच्छा। वहां पर ट्रांसजेंडर्स काम कर रहे हैं। हुँ। तो वो अपने सीआरएस फंड से ट्रांस लोग को लाइवलीहुड के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये अभी भी विडंबना है कि सोशल एक्सेप्टिंग अभी है। अगर मेरे पास में एजुकेशन नहीं है और मैं कोई स्किलिंग करके आगे निकलना चाहता हूँ, तो अभी भी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। हुँ। और जिस दिन सोशल एक्सेप्टिंग होगी तो वो भी जी। बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आप क्या कुछ सेमिनार्स और कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि स्कूल्स में आप जागरूकता बढ़ाएँ, कॉलेजेस में बढ़ाएँ कि बेसिक लेवल पे लोगों में एक्सेप्टेंस बच्चों में बढ़ाई जाए, जो उनकी हाँ, बिल्कुल ठीक मान्यता कह रहे है हैं उस। आप, क्योंकि जब तक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स नहीं हुए, जब तक हम अपने वजूद का, हम ट्रांसजेंडर्स की डेफिनेशंस को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम कहते हैं ना कि एक विद्यालय ही, एक कॉलेजेस ही, एक वो मंदिर होता है जहाँ बच्चों को एजुकेटेड किया जाता है, और हम वहां जाकर के हम वो कैंपेन करते हैं और उस कैंपेन के माध्यम से बच्चों को बताए ट्रांसजेंडर है क्या, यानी एक जेंडर से दूसरे जेंडर तक की जर्नी को कंप्लीट करना ही ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं, ट्रांसजेंडर का हूबहू कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, इस तरह के जब हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं तो बहुत सारे सवाल कॉलेज में, स्कूल में बच्चों के साथ निकल के आते हैं, और वही एक चीजें मुहिम होती है कि हम किस तरह और मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टिंग्स लेके आए। सेमिनार की बात तो अगर मैं जिस तरह करूँ कि बहुत बड़े-बड़े हम एसी कमरे में बैठ के बात कर सकते हैं, और हमारा इंडिया एक ऐसे होमोफोबिया है और हम देखा-देखी बात करते हैं, हाँ, वी आर द सपोर्ट, वी आर सपोर्ट, पर जब असलियत बात आती है, साथ पैनल चलने की बात आती है, एक साथ कंधे से कंधा मिला के बात चलने आती है,
जहाँ औरतों को अभी भी पुरुष हमारा कहते हैं ना भारत एक पुरुषार्थ है और हम अभी भी पुरुष पुरुष को आगे करते हैं, जी, जहाँ औरतों को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, वहाँ पर हम कैसे अभी तक समय लगेगा, जहाँ पर जो जिस तरह की सेमिनार्स के साथ में हम देखेंगे मेल और फीमेल और ट्रांस बराबर जब होंगे, तब इक्वालिटी की बात हम जिस तरह करेंगे, तब उन सेमिनार्स के साथ-साथ एक साथ रेड कारपेट भी जब तीनों जब जेंडर साथ चलेंगे, जी। दैट इज़ द चेंज। पुष्पा जी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप क्या प्रोग्राम्स चला रहे हैं और उनकी कितनी मदद आपको मिलती है? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के मैं प्रोग्राम्स चलाती हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का एक गरिमा गृह चलाती हूँ, जो बेसिकली 2021 से रन कर रही हूँ और जिसमें मैं 25 ट्रांसजेंडर्स को रहना, करना, खाना-पीना, साथ में उनको स्किल लाइवलीहुड और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनको आगे पढ़ाना। और उसके साथ-साथ में मैं उनके अवेयरनेस के जो एनएसडी के प्रोग्राम्स हैं, वो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी मैं लेती हूँ, जो अवेयरनेस करके मैं कॉलेजेस में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या इंक्लूसिंग जगह पे है प्राइवेट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को लिए करती हूँ। तो ये एक तो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का। स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मेरा जो अच्छा टाइप है, मैं नगर निगम के साथ में मिलके काम करती हूँ, जिसमें मैं आश्रय स्थल भी रन करती हूँ और पिछले साल मैं ओल्ड एज होम भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ। मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मैं मेंबर भी हूँ। इलेक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिल कर के मैं स्टेट गवर्नमेंट के जो ट्रांसजेंडर्स लाइक के वोटर आईडीज़ हैं, उस पे काम करती हूँ। उनके आधार कार्ड के लिए काम करती हूँ। तो ये स्टेट एंड सेंट्रल के साथ मेरा कोऑर्डिनेट होकर के काम करने का तरीका। ट्रांसजेंडर्स के बारे में कुछ बात करते हैं पुष्पा जी। हमारे साथ इतने लोग ये प्रोग्राम देखेंगे जिनमें काफ़ी लोग ट्रांसजेंडर्स हैं जो सामने आने में डरते हैं या इस एक्सेप्टेंस से डरते हैं कि अगर हमने ये डिक्लेयर कर दिया तो सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसका ट्रांसजेंडर का कोई एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऐसा बताइए कि क्या ट्रांसजेंडर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि ये ईश्वर के नज़दीक होते हैं? देखो वैक्य मुझे सेमी सेमी गॉड कहा जाता है। मुझे सेमी गॉड है क्योंकि शिव के गण, है ना? और हम देवता उपदेवता जैसे अब उर्वशी, रंभा, मेनका, तो हम देव कन्याएँ भी हुआ करते हैं, ठीक है? जब तक हम अपनी विजिबिलिटी दिखाएँगे नहीं, कब तक हम हिडन रहेंगे? जब तक मैं अपनी विजिबिलिटी दिखाऊँगी नहीं, तब तक मेरी वजूदी दिखी नहीं। कि कब तक हम इंडियन आपको ईश्वर ने बनाया आप जैसे भी हैं, ईश्वर की बनाई हुई मूरत है, ईश्वर ने आपको बना रखा है, तो हमें अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, खुल के सामना करना चाहिए और जब तक हम खुल के सामना नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज की विज़िबिलिटी नहीं दिखेगी। आज हमारे समाज की विज़िबिलिटी नहीं दिख रही है, तभी तो इतना बड़ा हमारे सामने चैलेंजेस भी है और जिस दिन विज़िबिलिटी दिख जाएगी, तो शायद ये चैलेंजेस भी बहुत कम हो जाएँगे। जी। आप तक अगर किसी ट्रांसजेंडर को जुड़ना हो, आपकी संस्था से जुड़ना हो, तो उसकी डिटेल्स हम ज़रूर इस ब्लॉग के नीचे देंगे, बट आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे? देखो मेरे साथ जुड़ने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी गूगल्स पे सब पे हमारा मैप भी डाल रखा है, डिटेल्स डाल रखी है, मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर डाल रखे हैं और जो लोग को कॉन्टैक्ट करने के लिए पहली चीज़ मैं बोलूँगी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डरो मत। अपने आप से प्यार करो। ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है, मेल बनाया है, फीमेल बनाया है, ट्रांस बनाया है, इंटरसेक्स बनाया है, जो बनाया है ईश्वर ने बनाया है, पहली चीज़ तो। जिस दिन मैं अपने आप से प्यार करना शुरू कर दूँगी, तो शायद मुझे लगता है कि मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेल्फ लव ईश्वर भी कहता है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। जिस दिन मैं अपने शरीर, अपनी आत्मा से प्यार करना शुरू कर दूँगी, तो सोसाइटी, समाज मुझसे प्यार करना शुरू कर देगा। तो पुष्पा जी, हम थोड़ा और ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं कि स्पिरिचुअली जैसे आपने बताया कि देव कन्या और भी तरह के आपने एग्ज़ाम्पल्स दिए। और आप ऐसा क्या ये बताना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आता है कि जब शिव और शक्ति का मिलन एक ही शरीर में हो जाता है, एक ही जने में हो जाता है, तो वो ज़्यादा नज़दीक होता है ईश्वर के। इसके बारे में कुछ बताएँ आप? वाक़ई में, सही कहा आपने कि जब शिव और शक्ति, मेल और फीमेल की विचुअलिटी मिलती है,
तो ईश्वर के करीब होता है, क्योंकि आप देखा जाए सती की जितनी पूजा पाठ थी वो किन्नर ही करा करते थे। अच्छा। क्योंकि जब सती के 51 टुकड़े किए गए थे, जब सती हुई थी वो राजा दक्ष के यहाँ पर, तो राजा दक्ष के यहाँ जब सती हुई तो उन्होंने जब शिव जी उसके जो मृत शरीर को लेकर के जब घूमे थे, विष्णु जी ने अपने चक्र से जब जी। वो उसके टुकड़े करे, तो जहां-जहां टुकड़े गिरे वहां 51 शक्तिपीठ हुआ। तो ना तो पुरुष ना औरत उसके करीब सती की जा सकती है। तो किन्नर एक ऐसा था जिसकी आत्मा इतनी पवित्र हुआ करती थी, जिसमें कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। तो वो इतने करीब हुआ करते थे उस देवी की पूजा करने के लिए, उनको सामर्थ्य बनाया गया था। पर जब हमारा मुगल काल आया, तो मुगल काल ने धर्म परिवर्तन करके एक हिजड़ा शब्द दिया, जिसको जी। हम कह और अनैतिक कार्यों के लिए रख करके हुँ। दैट इज द उस समय हिजड़ा शब्द उर्दू शब्द है, और जो किन्नर शब्द था वो हमारा संस्कृत शब्द था, जो देवताओं ने हमें दिया था, ईश्वर ने हमें दिया था। तो करीबी जितना था उस समय था। और आपको पता भी है कि किन्नर कैलाश के ठीक नीचे किन्नौर हुआ करता था। जो किन्नर स्टेट था, ईस्ट इंडिया कंपनी किन्नर स्टेट के क्वाइन तक बनाया करती थी। अच्छा। तो मेरा वजूद तो इतना बड़ा था कि मुझे कभी भृंगला बनना पड़ा महाभारत के अंदर। मुझे श्री कृष्ण प्रभु को गोद में खिलाना पड़ा। श्री राम प्रभु को गोद में, यानी श्री कृष्ण काल, कृष्ण के आने से पहले वाला समाज, श्री राम प्रभु के आने से पहले वाला समाज, तो ऑब्वियसली गोप देवता ही होंगे। जी, 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 जी। कि जो बिल्कुल। मैंने कृष्ण, मेरे पूर्वजों ने मेरे श्री कृष्ण को गोद में खिलाया है, मेरे श्री राम प्रभु को गोद में खिलाया, तो वो पुराना कैसे हो सकता है? बिल अब क्योंकि अगर आप कोई भी शास्त्र उठाके, चाहे सिकंद पुराण उठा के देख दिया, विष्णु पुराण उठा के देख दे, या महाभारत रामायण, हर जगह मेरा उल्लेख है। तो हर जगह जब मेरा उल्लेख था, तो फिर मेरा वजूद तो ऑब्वियसली देवताओं में आता है, उपदेवताओं में आता है। क्या इसीलिए जब ट्रांसजेंडर आप ब्लेसिंग देते हैं, तो उस ब्लेसिंग की इतनी मान्यता है या उसको इतना माना जाता है? क्या वो ये रीज़न है या इसके पीछे भी कोई कहानी? देखो रीजन है कि ब्लेसिंग तो, जब आप ये देखिए कि श्री राम प्रभु 14 साल के लिए वनवास के लिए गए। जब वनवास गए तो उन्होंने सरयू तट पे आकर के सबको ये कहा, सारे नर और नारी अपने घर को लौट जाइए। 14 साल किन्नरों को जाने के लिए नहीं, और 14 साल किन्नरों ने वहीं पर श्री राम प्रभु की प्रतीक्षा करी, राम प्रभु का इंतजार किया। जब 14 वर्ष पूर्ण हुए, श्री राम प्रभु वापस लौट के आए, तो उन्होंने देखा सरयू तट पे कुछ किन्नर की जो ग्रुप था वो उनका इंतजार कर रहा था। तो बोला, आप लोग, बोला प्रभु आपने हमें लौटने के लिए कहा नहीं, और हमने 14 साल आपका यहाँ इंतजार किया है। तो श्री राम प्रभु ने उस समय आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हारा राज होगा, तुम जिसको आशीर्वाद दोगे वो फलीभूत होगा। तो एक देखो एक चीज वो भी है, और आज वही चीजें हैं कि श्री राम प्रभु के आशीर्वाद से, कि श्री राम प्रभु ने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम्हारा ही होगा, और आज हमें जिसको आशीर्वाद दोगे वो फलीभूत होगा, और अब वही हो रहा है। हुँ, तो ये तब का आशीर्वाद है जो आज हाँ, भी लोगों के काम आता है। और सबसे बड़े तपस्वी देखो ना, श्री राम प्रभु के साथ में हमने तपस्या की, और जो जो त्यागता, जिसने त्यागता ही जीवन में सबसे ज्यादा तपस्वी हुई है। कि कहते हैं आपकी ब्लेसिंग दुआएं और बददुआ, यानी मैंने त्यागता, यानी अपने परिवार का त्याग, अपनी सोसाइटी का त्याग, अपने एजुकेशन का, हर चीज का त्यागता ही जीवन है। और जिसने त्याग किया उसके अंदर जो उसकी सोल, आत्मा है, वो इतनी पवित्र हो जाती है कि वो उसकी ब्लेसिंग और उसकी दुआएं इतनी ज्यादा पावर ऑफ ब्लेसिंग, और या दिस ब्लेसिंग जो माना गया, तो वो दुआएं बदुआएं इतनी काम कर जाती है कि सामने वाले को जी, उसको अलग कि कनेक्शन फ़ील चाहे तो होता है। चार चांद लगा दे, चाहे हाँ, तो नीचे नीचे उतार उतार दे। दे। तो वो पर उसके लिए आपको कर्म प्रधान है। मैं अभी वही बात जी। करी, कर्म प्रधान है। ये नहीं कि मैंने कुछ के लिए आपको दुआएं बदुआ दे दी, ऐसा भी नहीं है। वो तो ऐसा नहीं है, उसके पीछे आपको तपस्वी बनना पड़ेगा।
क्या उसके क्या आप ये मानते हैं कि कर्म से जो पुण्य आप अर्जित करते हैं, ये उन पुण्यों की शक्ति है जो आप लोगों को देते हैं और उससे ऑब्वियसली, उनके काम बनते ऑब्वियसली हैं? जितनी भी अगर मैं आज किसी को ब्लेसिंग दूँगी, तो उस ब्लेसिंग के पीछे मुझे अ, जैसे मैंने 100% ब्लेसिंग दी है, तो उसके 200% परसेंट मुझे उसका कर्म करना पड़ेगा। तभी तब आप ईश्वर ईश्वर ऐसा नहीं है कि मैं आज मेडिटेशन करूँगी या कुछ करूँगी, तपस्या करूँगी, तब जाके मैं ऐसा है, हर किसी में सरस्वती ऐसे विराजमान हो जाए, तो वो हुँ, बिल्कुल। क्योंकि आप बचपन से ही त्याग करते आए हैं, क्योंकि जो लोभ, मोह इन सब से आपको धीरे-धीरे डिटैचमेंट होता गया। तो क्या ये एक नेचुरल तरीका है ईश्वर के नज़दीक आने का? मतलब तपस्या या मंत्र आप जो भी करते हैं, क्या बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर ये भाव है? देखो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना कि टूटा हुआ इंसान किसके सामने जाता है? ईश्वर के सामने। जब आप ईश्वर के सामने प्रेयर करते हो और ईश्वर को ही सब कुछ मान लेते हो, तो ईश्वर जब आपकी आत्मा में कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है या कोई मोह नहीं है, तो ईश्वर हमेशा सोल प्योर सोल को ही ढूंढते हैं। और जब ईश्वर मेरे करीब आते हैं तो डेफिनेटली श्योरली हम ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना कि मेरे अंदर दोनों पावर होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर तेज होता है मेरा, तो वो चीजें इतनी तेज होती है कि ऑटोमेटिकली मैं कनेक्टेड ऑन द अच्छा, ईश्वर। आप ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हो ईश्वर से। अच्छा, कनेक्टेड जब आत्मा से हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, एक तो आप मन से कर रहे हो और एक अपनी आत्मा से कनेक्टेड करके ईश्वर को परमात्मा की बात करते हो, तो वो आपकी प्योर सोल होती है। जी। और जब प्योर सोल एक ईश्वर के जब कनेक्ट होते हैं, तो आपकी अंदर ही आत्मा में परमात्मा का विराजमान होता है। जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हो तो साक्षात परमात्मा परमात्मा ब्लेसिंग दे रहा ब्लेसिंग है। दे रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम वो माध्यम बन पाते हैं, त्याग से, तप से, इन सब चीज़ों से कि ईश्वर हमारे थ्रू लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि कहीं न कहीं ईश्वर की वेज़ इर्द-गिर्द ही हम मानते हैं। क्योंकि हमारा एक भारत देश ऐसा है जो हम लोग ये मानते हैं ईश्वरी शक्ति हर एक चीज़ में खम-खम में विराजमान है। पत्ते में, इंसान में, पशु में, पक्षी में, सब में ईश्वर विराजमान है। तो बस ईश्वर को पाने का तरीका एक त्यागता है, और जब तक हम ईश्वर को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो किन्नर एक ऐसा है कि जिसने परिवार का त्याग, सब चीज़ का त्याग करके एक हर चीज़ में निर्मोह होकर के उस ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करी। जी। तो पुष्पा जी ये बताइए, ट्रांसजेंडर से जुड़ी हुई ऐसी बहुत बातें हैं जो मिथ्या भी हो सकती हैं, जो रूमर्स भी हैं, जो मान्यताएँ हैं, जो चली आ रही हैं, उनके बारे में कुछ कई बताइए? चीज़ें हैं, जैसे कहा जाता है कि यार ये बच्चे चुरा के ले जाते हैं। भाई, मेरा खुद का पेट भरना मुश्किल हो रहा है, मैं किसी के बच्चे को ले जा करके क्यों करूँ? मतलब ये एक रूमर्स फैली हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा खुद जब परिवार या सोसाइटी, समाज से वो स्वीकार नहीं करता, तब वो बच्चा खुद चल के हमारे पास आता है, या परिवार के जो कुछ लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो हमें दे जाते हैं, बाकी हम किसी का बच्चा ले नहीं जाते। चलिए, दूसरी चीज़ जो मिथ्याएँ बनी हुई हैं कई चीज़ें, कि हमें जब हमारी मौत होती है, हमारी डेथ होती है, कि हमें जूतों से मारा जाता है या रात के अंधेरे में ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर मेरे 100 बरस पूरे होते हैं, तो मेरे इर्द-गिर्द मेरे मेरे जो शिष्य हैं या मेरे भाई-भतीजे जो बना रखे हैं मैंने, तो वो लोग मुझे ले जाते हैं, तो क्या मेरे शिष्य मेरे पे जूता मारना पसंद करेंगे? ये सिर्फ़ रूमर्स फैली हुई है। पहले क्या हुआ करता था, न तो मुझे कब्रिस्तान में जगह थी, न मुझे शमशान में जगह हुआ करती थी, तो हम घरों के अंदर ही दफना दिया करते थे। अच्छा, ये कितने साल पहले तो की बात कर रहे लोग हैं? देखते ही नहीं थे और लोगों ने धारणाएँ बना दी कि भैया ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो यू आर द वेरी अब सब कुछ पॉसिबिलिटी होने लग गया, कब्रिस्तानों में जगह मिलने लग गई है और शमशान, ये मैं आपको बस करीबन हज़ारों साल पहले की बात बता रही हूँ कि अभी अच्छा, की नहीं है।
क्योंकि समाज को तो जब मुगल काल आया, मुगल 700 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। जब मुगलों ने मुझे हरम में लेके और हिजरा शब्द दिया, और जब ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश ने मुझे देखा, एक लॉ लाया और जाकर के सेक्शन 370 लगा, मुझे जी, क्रिमिनल जी, घोषित जी। किया। तो ये सब चीज़ें आज ज़रा वो सिर्फ़ मिथ्याएँ बनी हुई हैं। मिथ्याओं के पे हम लोग डिपेंड होकर के हम समाज को आगे लाने की कोशिश ही नहीं कर। हुँ, अच्छा, तो इसी समाज में जैसे हर समाज में अच्छे-बुरे एलिमेंट सब तरह के होते हैं। तो क्या आपके समाज में भी ऐसे लोग हैं और आप उनसे डील कैसे करते हैं? उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं? क्या मैं समझी नहीं आपका सवाल? जैसे हर समाज में अच्छे-बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। देखो, हर तरह के लोग होते हैं। पुरुष में भी हर तरह के लोग होते हैं, स्त्री में होते हैं। आप उन्हें समझाने जाओगे तो अगर बुरे पुरुषों को आप समझाने जाओगे तो वो सारे आपके बैरी हो जाएँगे। सही बात। ठीक है। स्त्रियाँ, हर किसी का कर्म अपना है। हमारा काम है पहले तो हम अपने लिए वजूद की तो लड़ाई लड़ें। जी, समाज तो अपने आप बदल जाएगा जब अब इतना समय आज देखो कितना सारा चीजें चेंजिंग हो रही है कि आज बड़े-बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बच्चे काम कर रहे हैं। आज कहीं पर पुलिस है तो कहीं पायलट है तो कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर है और बहुत सारी चीजें निकल के रही हैं। बदलाव धीरे-धीरे होगा, एक साथ तो बदलाव नहीं हो सकता। अब मैं कहूँ कि उन जो ऑलरेडी पहले है जिनका नेचर ही वैसा बन गया है क्लैप करके और बधाई पे और पे, मैं उनका एक रात में या 1 साल के अंदर उनको चेंज करके इनका माइंड चेंज करा, तो नॉट ए पॉसिबल, समय लगेगा, धीरे-धीरे लगेगा या जब तक कानून के साथ में और कानून ने इतनी सारी चीज़ें, हम बात तो बहुत चीज़ें कर रहे हैं कि हमेशा बात करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? पर एक चीज़ बताइए, क्या किसी ने अपने साथ में रोज़गार देने की कोशिश करी? कभी किसी ने उनको काम देने की कोशिश करी? हम ज़रूर कहते हैं कि ट्रेन में बैगिंग कर रहे हैं, हम ज़रूर कहते हैं कि अब, पर क्या किसी ने अपने घर में काम करने के लिए दिया? क्या किसी ने अपने बच्चों की रखवाली के लिए लिया? क्या कि ओल्ड एज होम में किसी ट्रांसजेंडर्स को काम पे रखा? बहाना कहना बहुत ईज़िली होता है, पर हम जब उनको लाइवलीहुड के साथ जोड़ने की बात करें, तो चेंज द माइंड, चेंज द कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, जो मैंने टीवी पे, न्यूज़ में बहुत बार देखा है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ट्रांसजेंडर्स से। जैसे श्रीदेवी के बारे में कहते थे कि श्रीदेवी की गाड़ी जब सिग्नल पे रुकती थी, तो उनसे जब ट्रांसजेंडर्स मिलने आते थे, उसके पास जितने पैसे होते थे श्रीदेवी दे देती थी। और वो उन ज़रूर मोटिवेट करती थी कि भैया आप लोग कुछ काम करो, मुख्य धारा से जुड़ो। ऐसे चीज़ें मीडिया में आकर ही लोगों ने बताई हैं कि हम लोग इतना जुड़े हुए थे श्रीदेवी से और हम जब मदद के लिए जाते थे, तो वो ज़रूर करती। तो क्या आप ऐसे कुछ पर्सनैलिटीज़ या ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहेंगे, जो हाँ। आपकी मदद बहुत करते हैं? जैसे अभी आयुष्मान खुराना ने चंडीगढ़ के अंदर अभी एक फूड वैन दी है धनंजय को। शी इज माय, वो मेरी सिस्टर ही है और उन्होंने पूरा चाइनीज मोमोज और ये सब स्टार्ट करा है। आयुष्मान खुराना ने दी है। इवन अक्षय कुमार भी ने अपना खुद शो में कपिल शर्मा के शो में बताया कि मेरी मेरे हर बर्थडे पे मेरी मदर किन्नरों को बुला करके मेरे को ब्लेसिंग दिलाती है, करती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा हेल्पफुल रहे हुए हैं। पर वो हेल्पफुल नहीं है। जिस दिन समाज के लिए कुछ लाइवलीहुड के साथ पैसा देना मैं नहीं समझती हूँ। जस्ट लाइक आयुष्मान खुराना ने एक पूरी वैन ऑर्गेनाइज करके दे दी। इसी तरह कुछ लोग हम कहते हैं बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, वो कुछ इस तरह स्टार्ट करके स्टार्टअप करके दे दें, तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि जी, ऐसा पैसा नहीं है। मैं 1 दिन का पैसा दे सकती हूँ, पर मैं उनको ज़िंदगी भर का रोज़गार दूँ, रोज़गार में। वो मेरे लिए बेटर है। ठीक। मुझे ज़िंदगी भर का रोज़गार देना है। तो आपकी संस्था से क्या कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं, जो इस तरफ आपको प्रेरित करते हैं, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं कि आप देखा ये चीज़ बनाओ या फिर ये आपको सिर्फ़ एक रास्ता दिखा देते हैं और अभी वो बात नहीं है? देखो, राजस्थान एक रजवाड़ों का शहर है। बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं और बहुत सारे लोगों ने ये कहा आप ये कर लो, ये कर लो। पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी कोई इस तरह का नहीं आया कि मैंने बहुत सारे प्रपोज़ल्स बना के दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी भी हैं, कई जगह।
पर वो जब बात आती है कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर से बात करेंगे, मैंने वेदांता ग्रुप में भी दिया था जिस लाइक में जैसे मोबाइल वैन के लिए हमने ने और जगह भी हमने कई जगह दिया है कि हम लोग भी इस तरह का ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हैं और ऐसा स्टार्टअप करके कम्युनिटीज उससे 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ समाज मुख्यधारा से जुड़ेगा। दूसरा जो लोगों में मिथ्या है वो खत्म होगी। लोगों में जो डर है समाज के प्रति और चेंज द कॉन्सेप्ट लोग का नज़रिया बदलेगा कि जैसे देखो ये ट्रांसजेंडर्स काम कर रहे हैं, तो नज़रिया बदलने का भी तरीका है। तो पुष्पा जी, ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम आज बना है और स्टार्टअप के अंदर लोग अपने आइडियाज पिच करते हैं, तो ऐसा कोई क्रिएटिव आइडिया या आपने कुछ ऐसे ग्रुप बनाए हैं कि जो इन्वेस्टर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए बोलें कि आप हमारी भी बात सुनो, और आपको किसी ने ये बराबर। बोला मैंने हो? मैंने इनोवर एक बड़ा अच्छा स्टार्टअप है इनोवर और जो एमएसएमई में से लोन लेकर के ये सब चीज़ें जी। करता है और जब जयपुर में ओपनिंग हुआ और उसकी एक मोटिवेशनल स्पीकर मैं ही थी और मैंने वहाँ 5000 लोग को स्पीच दिया कि जब मैं एक नर नारी होकर के मैं एक इस तरह की मुहिम को आगे तक लेके आ सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? पर वही चीज़ है कि ट्रांसजेंडर्स को लॉन नहीं होता, ट्रांसजेंडर्स के लिए कई चीज़ें हैं, जो अभी भी सरकारी सिस्टम में फॉलोड नहीं है, शायद इसी वजह से पर हम ये चाहते हैं कि कोई ऑर्गनाइज़ करके दे दे। वी आर हम्म। नॉट अब मैं वैसे तो स्टार्टअप में बहुत सारा लॉन प्रोसेस होकर के हो सकता है। पर कई चीज़ें हैं जिसके लिए हम ये चाहेंगे कोई ऑर्गनाइज़ करके दे दे और हम उसको स्टार्ट करके फिर आगे रनिंग में हम उसको लेके आएँ, दैट इज़ अ पॉसिबल। अच्छा। तो आपने क्या ऐसे कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए हैं कि आप कुछ एक स्टार्टअप या कोई एक टीम के साथ जुड़ने की कोशिश करें जो ऑलरेडी बराबर चल है। रहा है? मैंने ऑलरेडी एसएचजी ग्रुप बनाए हुए हैं नगर निगम के साथ में और एसएचजी ग्रुप में हम लोग जैसे अलग-अलग मैं मेरे गरिमा गृह के अंदर ब्यूटीशियन पार्लर भी सिखाती हूँ, स्टिचिंग क्लासेस भी सिखाती हूँ और साथ-साथ में कंप्यूटर क्लासेस है। पर हमें अभी ऐसा एक स्टार्टअप नहीं मिला कि हम लोग कंप्यूटर का एक कॉल सेंटर स्टार्ट कर सकें। जी। एक बाहर से रॉ मटेरियल ला करके स्टिचिंग क्लासेस का कर सकें या एक सेटअप लगा करके हम लोग ब्यूटीशियन क्लासेस को स्टार्ट कर सकें, ऐसा नहीं मिला है। सिर्फ एक फूड की बात नहीं करी बाकी और ऑल स्टार्टअप की बात करें। कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे क्राफ्ट में काम करते हैं तो क्राफ्ट का भी है। कुछ एक इको फ्रेंडली मूर्तिज़ वगैरह बनाने का है, कुछ अलग-अलग तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ये क्या कहते हैं हम लोग भी वॉश क्लीनर जो इसको क्या बोलते हैं बड़ा हाउसकीपिंग जो यूजेस होती है क्लीनिंग सर्विसेज। क्लीनिंग सर्विसेज जिसमें जस्ट लाइक फिनाइल बनाना हैंड वॉश बनाना अच्छा जी। सोप बनाना जी। ये भी हम लोग सिखाते हैं कैसे सूप और सर्फ और साबुन बनाना भाई ये सब कहाँ पर हम उसको मार्केटिंग करें कहाँ पर कोई चीजें हैं, तो बहुत सारा भी चैलेंजेस है। तो अगर हम देखें कि इस तरह के काम में आपको फिलहाल जो चैलेंजेस हैं वो स्किल बेस्ड है कि आपके संस्था में वो देखो स्किलिंग स्टार्टअप वाली एक स्किल चीज है है? आप ये देखो ना कि आप सबसे बड़ी चीज देखना कि मैं गरिमा गृह रन कर रही हूँ अभी 18 महीने से यानी मान के चलो 18-19 महीने से कोई फंडिंग नहीं है हमारे पास। वी आर द वेरी चैलेंजेस सबसे बड़ा हमारा मकान का रेंट ही नहीं है। हम्म। हम मकान जो लेके बैठे हो मकान मैंने खाली करा दिया। आप ही देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेली का दूध सब्जी एवरीथिंग टू जो कहाँ से हम पे करेंगे। जी। यहाँ पर 1 महीना सैलरी नहीं आए हाउ कैन आप ये देखो कितना बड़ा चैलेंजेस है, जहाँ पर 18 महीने आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं आ रहा। आप कैसे चला पाओगे? जी। वहाँ पर 13 जनों के स्टाफ की सैलरी, रेंट, एवरीथिंग तो आप कहाँ से चला पाओगे? जी। सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ पर 25 बच्चों को स्किलिंग और फिर आपने उसमें भी स्किलिंग का फंडिंग बहुत कम रखा। हम्म। तो जब स्किलिंग फंडिंग ही कम है, हाउ कैन पॉसिबल कि मैं उसको आगे चैलेंज को लेके जाऊँ? मैं कैसे उनको बच्चों को आगे लेके जाऊँ? सही बात। एक रिसोर्स पर्सन भी आज की तारीख में आएगा, मिनिमम 10 से 15,000 रुपए रिसोर्स पर्सन लेता है। चाहे वो मास्टर स्टिचिंग क्लास के लिए आए, चाहे कंप्यूटर क्लास के लिए आए, चाहे वीडियो वो भी 2 घंटे के लिए आएगा, 3 घंटे के लिए आएगा। जी। प्राइवेट सेक्टर की जो सीएसआर एक्टिविटीज होती हैं
उनके साथ जुड़ने के लिए आपने क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किए? हाँ, मैंने सीआरएस एक्टिविटीज़ के साथ में हमने आईसीएसई फाउंडेशंस के जो बेसिकली ब्यूटिशियन कोर्सेज़ चलते हैं, हमने उससे कनेक्ट करके उनके साथ कंप्यूटर कोर्सेज़ के कराने की कोशिश करी। और भी कई जैसे सीआरएस के लोग आते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स करके चले जाते हैं। पर सिर्फ़ वो अपनी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स कर सकते हैं। कभी ये नहीं है कि हमने आपको इतना फंड दे कर के हमने आपके बच्चों को सेटअप करके दे दिया। जी, वो बड़ी चीज़ है। वो नहीं हुआ अभी तक। तो पुष्पा जी, ट्रांसजेंडर्स की तरफ से आप समाज के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए क्या कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, समाज के बच्चे हैं, पहले आप इनकी वेदनाओं को समझिए। आपने जो चीज़ें स्कीम्स या कुछ जो है, क्योंकि समाज को हम देखते हैं, एक नज़रिया देखते हैं कि वो चौराहे पे ताली बजा रहा है। ज़रूर वो ताली आपको इरिटेट करे, पर वही ताली उसका पेट भी भर रही है। वो ताली उसका पेट भी भर रही है। पर हम रोज़गार देने की बात तो नहीं कर रहे हैं, पर हम कम से कम उनसे रोज़गार छीनने की बात तो ना करें। जी, समाज को मुख्यधारा से लाने के लिए कुछ तो आगे निकल के आएँ, ताकि समाज को हम कुछ दे पाएँ। जी, रेगुलर फंडिंग्स हो जाएँ, तो कम से कम हमें दिक्कत तो नहीं आएगी। जी, हमें रेगुलर्स को जो चीज़ देके नहीं आएगी। आज हमारे पास रेंट का मकान नहीं है, कोई मकान देने की कोशिश नहीं करता। ट्रांसजेंडर्स को मकान देने की कोशिश नहीं करते। मजबूरन मुझे जाकर के बस्तियों में रहना पड़ेगा। जब मैं बस्तियों में रहूँगी तो मेरे को माहौल वैसा ही मिलेगा। बिल्कुल, जी, कोई डॉक्टर्स नहीं है, अगर मेरे को जब डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे तो मैं जो यूनानी डॉक्टर्स होते हैं, जो टेलोपैथी, एलोपैथी मिक्स डॉक्टर्स होते हैं, मैं वहाँ जाके अपना इलाज कराऊँगी, हुँ, बस्तियों में। बिल्कुल, वॉशरूम सुविधाएँ नहीं है। अभी नगर निगम ने पब्लिक टॉयलेट्स पे चलो साइनेज लगा दिए हैं। चलो, ये तो पब्लिक जगह पे है, पर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स है, वहाँ जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स नहीं है। क्या एजुकेशनली का देखा जाए, सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोग के लिए ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनाए। क्या 18 साल से पहले वाले को एजुकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है? क्या मुझे प्राइमरी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं? जी, बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं और जिसमें ये आज भी देखो तो कि एक ना एक चीज़ है और जहाँ पर समाज को जो चीज़ चाहिए वो मिल नहीं पा रही। जी। पुष्पा जी, आज सीकिंग राज से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने आज जो बातें बताई उससे मुझे लगता है कि समाज काफ़ी जागरूक होगा। ऐसी बहुत बातें, ऐसी बहुत मान्यताएँ और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता होती। आपके चैलेंजेज़ भी हमको नहीं पता होते हैं। और सबसे बड़ी असेप्टिंग तो सरकार के कागज़ों में ट्रांसजेंडर आ गया, ये सबसे बड़ी असेप्टिंग है। अब बदलना है तो नज़रिया बदलना है और सोच बदलनी है। सोच बदल नज़रिया बदलो और सोच बदलो। नज़रिया और सोच। ठीक है पुष्पा जी, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सीकिंग राज से। आपको आपके कामों के लिए बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नमस्कार।